हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है? भारत सरकार का जो व्यापार होता है या भुगतान संतुलन होता है, बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे। वह दो प्रकार के होता है, चालू खाता और पूंजीगत खाता होता है। पूंजीगत खाता कैपिटल अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट होता है, इसके बारे में समझेंगे। और जो विदेशी जो एफडीआई लगाता है कैसे लगाता है उसके बारे में समझेंगे। और एफपीआई क्या है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नीति क्या है उसके बारे में समझेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस के बारे में समझते हैं। जब कई देशों के व्यापार होता है यानी कि भारत का किसी दूसरे देश के साथ व्यापार होता है तो उसके आयात और निर्यात के अंतर को दर्शाता है। आयात और निर्यात, आयात और निर्यात के अंतर को दर्शाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को दर्शाता है ये। जब निर्यात ज़्यादा हो जाता है, जब निर्यात यानी कि भेज रहे हैं किसी दूसरे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे देश को भेज रहे हैं और आयात कम हो, निर्यात ज़्यादा मानिए 80 हो गया और आयात 40 हो गया, तो इस देश में उस देश का स्थिति बहुत ही धनात्मक यानी कि पॉजिटिव में जाता है ये, और उस देश के लिए अच्छा होता है ये, और देश की प्रगति का यह सूचक है ये। तब जब निर्यात ज़्यादा और आयात कम हो तो इस स्थिति में देश के लिए अच्छा होता है यानी कि धनात्मक परिणाम देखने को मिलता है। हाँ, और दूसरा है कि जब आयात ज़्यादा और निर्यात कम हो, उधर से आ रहा है ज़्यादा दूसरे देश से और इधर से भेज रहे हैं कम, तो इस स्थिति में देश के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है यानी कि नकारात्मक परिणाम आता है, निगेटिव। इसके चलते देश में आंतरिक कलह हो जाता है और बहुत सारे बैलेंस जो बिगड़ जाता है तो बहुत सारे राइट को उखड़ने का मामला होता है, गरीबी भूखमरी बहुत सारे देखने को मिलता है। किसी भी देश में हो सकता है, जैसे श्रीलंका हाल ही में देख लीजिए, छोटे मोटे बातें को आगे बढ़ाकर कहाँ से कहाँ चला गया। एलटीटी का जो मुद्दा है सो, और उस देश में आंतरिक कलह है उस सो स्थिति एक बार गड़बड़ा गया वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर जो भाई भतीजावाद का जो कैबिनेट मंत्री और वो सब ले डूबा, और वहाँ पर जो सोशल मीडिया का अब तक की सबसे बड़ी खबर, उसका घर ख़त्म कर दिया, ढहा दिया, अब तो 50 पर दिखाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना के दुनिया के देश उस देश में पर्यटक के रूप में आते थे, वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि वो मुद्दा है, देखा कि वहाँ राइट उखड़ रहा है, कौन जाएगा उस देश में, कलह वाले देश में, और भी स्थिति खराब हो जाएगा। श्रीलंका चाय का व्यापार करता है, एक्सपोर्ट करता है और बाकी सब मंगवाता है। इस स्थिति में न उसके पास कोई गया और न उसका आंतरिक कलह शांत हुआ। इस स्थिति में उसका देश का जो बैलेंस खराब हो गया और वह देश धराशायी हो गया। धीरे धीरे करके वह सुधर रहा है। वो यही होता है, जब आयात ज़्यादा और निर्यात कम हो, इस स्थिति में देश के लिए खतरा होता है यानी कि नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। ये समझ गए। इसका फार्मूला पूछे एग्जाम में कि निर्यात 100 है और आयात 80 है, तो व्यापार संतुलन कितना हो गया, तो घटा देंगे तो 20 हो जाएगा ये। इसी तरह भारत का चाइना के साथ व्यापार होता है, तो समझिए कि वो 80 अरब डॉलर के करीब वो भेजता है और इधर से 20 डॉलर के करीब जा पाता है, तो अनबैलेंस है चाइना के साथ। तो बहुत ही बुरा स्थिति है। तो बैलेंस ये नहीं है, बैलेंस बिगाड़ने जो बैलेंस उसको वो तो बिगड़ चुका है और उसको संभालने का जिम्मेदारी उद्योग मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ये सब के हाथों में है। तो धीरे धीरे करके संभाल लेगा, नहीं तो ये स्थिति और भी बुरा हो जाएगा ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। ये समझ गए। अब समझते हैं बैलेंस का भुगतान कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे, कैसे आदान प्रदान होता है और उसका अकाउंट क्या होता है। तो भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, आपको आगे क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो चालू खाता होता है और एक पूंजीगत खाता होता है, यानी कि चालू खाता करेंट अकाउंट होता है और पूंजीगत खाता कैपिटल अकाउंट होता है। ये समझ गए। इसमें क्या होता है कि दृश्य मद यानी कि विजुअल, भौतिक वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, आदान प्रदान होता है। जैसे में कोई सामान है वो आदान प्रदान हो गया, आ रहा है जा रहा है, ये समझ गए। और अदृश्य मद क्या होता है, सेवा क्षेत्र यानी कि हवाई जहाज़ का किराया हो गया, लाभ हो गया, ब्याज किसी देश को दिए हुए हैं उससे फ़ायदा हो रहा है, तो वो होता है इस अकाउंट में जुड़ जाता है। तो यही विदेश नीति, विदेश जो व्यापार होता है इसी को दिखाया जाता है और चालू खाते के माध्यम से फायदा या घाटा होता है। देखिए विदेशी लोग, जैसे विदेशी लोग भारत में रहते हैं तो उसको भेजने का काम विदेश में, तो उससे भी हवाई जहाज़ का भाड़ा आया,
उधर के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए, तो इस तरह उस देश का भी जुड़ते जाता है। जैसे भारत का आदमी अमेरिका गया तो उस देश का भुगतान संतुलन बढ़ गया, और भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में आया तो भारत का बढ़ गया। इसी तरह यह चलता रहा। तो ये सेवा क्षेत्र जो है ये सब बिना दिखाई देने वाला इनविजुअल है, और ये अदृश्य यानी कि ये दृश्य है, यानी विजुअल है, यानी कि आ जा सकते हैं, ये व्यापार हो सकता है, सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। और ये जो है अदृश्य, ये सेवा क्षेत्र, लाभ हो गया, ब्याज संतुलन है, ये सब किसी देश को दिए है कर्जा, उसके रूप में आपको ब्याज आ रहा है, लाभ हो रहा है सेवा क्षेत्र में, ये सब के बारे में होता है, ये समझ गए। और पूंजीगत खाता कैपिटल जो अकाउंट है, इसमें ऋण होता है, निवेश होता है। किस तरह ये निवेश होता है, अब देखिए इसमें एक और भी है, एक पक्षीय भुगतान, यानी कि गिफ्ट और ऐड। किसी देश को हम दे रहे हैं गिफ्ट, कोई सामान बनाकर दे रहे हैं। जैसे नेपाल में उसमें भूकंप आ गया था तो भारत सरकार उसको हेल्प किया था। श्रीलंका में हाल ही में हेल्प किया है, अफगानिस्तान में भी हेल्प किया है। जैसे अफगानिस्तान में विश्वविद्यालय बना दिया, एम्स बना दिया, बांध बना दिया, सलमा डैम बना दिया, सहतूत बांध बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। तो ये सब गिफ्ट दिया जाता है, और कोई देश भारत को भी गिफ्ट करेगा तो वो गिफ्ट में ऐड हो जाता है। ये समझ गए। दृश्य मद, अदृश्य मद और एक पक्षीय गिफ्ट होता है, यह चालू खाता के अंतर्गत में यह आता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं पूंजीगत खाता कैपिटल अकाउंट। इसमें ऋण जो कि सरकार किसी देश से लेती है, सरकार किसी देश से लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, सोवरेन बोलते हैं। सोवरेन, सोवरेन बोलते हैं। सरकार किसी देश से ले तो इसे सोवरेन बोलते हैं। और जो बड़े बड़े कंपनी है, उद्योग है, वो सब अगर किसी दूसरे देश से कर्ज लेगा तो व्यवसायिक यानी कि कॉमर्शियल लोन कहेंगे उसको। ये समझ गया। तो ये पूंजीगत खाता के अंतर्गत में ये आता है। और देखिए भुगतान संतुलन का जो ये है, किसी देश के बीच सभी आर्थिक लेन देन निवासियों और अन्य देशों के निवासियों के साथ होता है, भुगतान संतुलन कहलाता है ये समझ गए। अब आगे देखिए क्या है। देखिए इसमें निवेश है, जो पूंजीगत में है उसमें एक मैंने बताया ऋण है और एक निवेश है। देखिए अदृश्य वाला और समझ लीजिए थोड़ा। अदृश्य मध्य मुख्यतः वे सेवाएं होती है जैसे पर्यटन, जहाजरानी, वायु परिवहन, बीमा और बैंकिंग आदि वित्तीय सेवाएं। इन्हीं में हम विदेशों से उपहारों के आदान प्रदान, धन का निजी खाते का अंतरण, सरकारी अनुदान, ब्याज, लाभ तथा लाभांश आदि को भी सम्मिलित करते हैं। तो जो फायदा हुआ तो इस अकाउंट में जुड़ जाता है अदृश्य वाला में। और दृश्य कौन है, जो जिसको छू सकते हैं, जो आदान प्रदान दिखाई दे रहा है वो होगा। और अदृश्य में सेवा क्षेत्र, किसी को भेज रहे हैं, ला रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र, ये सब होता है इसमें। अब देखिए अब क्या है कि निवेश, इन्वेस्ट है, जो विदेशी यहाँ पर निवेश करते हैं। विदेशी इन्वेस्ट है, निवेश पूंजीगत खाता के अंतर्गत में आता है ये। देखिए एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये सब कोई इतना कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है। जब कोई विदेशी कंपनी या संस्थान इंडिया में किसी कंपनी या संस्थान की 10% से अधिक की हिस्सेदारी खरीद लेती है, 10% के अधिक की हिस्सेदारी खरीद लेती है, उसे एफडीआई कहते हैं। यानी कि बड़ा जो कंपनी है और भारत सरकार 10%, यानी कि जो बड़ा कंपनी है, समझ लीजिए कि अगर वो 10% से ज़्यादा शेयर लगा रही है तो वह बोर्ड के मेंबर में बैठेगा, वह उसका जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें कुछ बोल सकेगा। ये सब है 10% से ऊपर है कि मैंने पैसा लगाया है, 1000 करोड़ का हो गया तो 10% उसमें लगा दिया। 1000 करोड़ का, 1000 से कम 5000 करोड़ का कोई कंपनी होता है, छोटा मोटा बड़ा, तो 5000 करोड़ का उस पर 10% लगा दिया। ये तो समझिए कि मेंबर बैठने वाला हो गया, निर्णय लेने की क्षमता उसमें होगी, तो ये अपना कुछ ना कुछ करते हैं। इसी तरह पुर्तगाली समय में आया, इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करते रहा। भारत का जो मुगल जो शासक था उसमें कुछ बोलते ही नहीं रहा, न यहाँ के लोकल हो चाहे कोई भी हो। इसी तरह धीरे धीरे इसका एफडीआई और आगे हो गया। शेयर 50%, 60%, 70% खरीद लिया, कंपनी स्थापित कर लिया भारत में, और भारत को लूट लिया विदेशी लोगों ने, ब्रिटेन ने। इसी तरह इसमें भारत सरकार रोक लेके 10% से ज़्यादा है तो इसमें आप तो ऐसा हो गया है कि 10% से कम वाला ज़्यादा कंपनी हो गया है। 10% बहुत कम, न के बराबर है। तो 10% से अधिक हिस्सेदारी जो खरीद लेती है उसे एफडीआई कहते हैं। इसमें शेयर, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। 10% से ज़्यादा जो हिस्सेदारी लगा जाता है उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं।
अब देखिए FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, जब कोई विदेशी कंपनी या संस्था 10% से कम निवेश करती है उसे FPI कहते हैं। 10% से कम हो गया तो FPI, इसमें सिर्फ वो जो कंपनी कमाएगी वो सिर्फ उसको मिलेगा क्या, प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो 10% से कम है, कोई बोर्ड मेंबर बैठेगा ही नहीं, तो यह है FPI। समझ गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है ये। तो ज़्यादातर यही देखा जाता है भारत में। और जो देखिए, अगर डायरेक्ट आपके देश में घुस गया 10% से ज़्यादा लेकर, तो मेंबर बैठ गया उसमें, और कानूनी व्यवस्था के द्वारा वो सारा का सारा धीरे धीरे वो शेयर, और जिस तरह बराबर का जो होता है इन्वेस्ट होता है उस तरह वो काम करने लगेगा। इस तरह स्थिति हो गया। और उसके पास, विदेशी के पास इतना डॉलर में रुपया होता है कि धीरे धीरे करते करते कंपनी पर ये अधिग्रहण करने लगता है वो। तो इस स्थिति में 10% से ज़्यादातर कम कंपनी भारत में काम करती है ये। तो कोई विदेशी कंपनी भारत में 10% से कम निवेश करती है तो उसे FPI कहते हैं ये। अब देखिए, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश संस्था है ये समझ गए। इसमें संस्था या बैंक जो भी हो FDI और FPI दिलवाने में मदद करती है, यानी कि लोन प्रोवाइड करता है ये सब, और इसको दिलवाता है कि FDI में चले जाओ, नहीं तो FPI में चले जाओ, और वहाँ पर बैठ रहकर काम करो, और उस देश का भी आर्थिक स्थिति ठीक होगा, और विदेशी व्यापार संतुलन भी बढ़ेगा, और इन्वेस्ट भी होगा। तो इस तरह भी काम करते रहता है। जैसे मैं LPG आया था तो ग्लोबलाइजेशन से जुड़ गया था 1991 में, तो उसी की तरह ये काम शुरू हो गया। और देखिए, ये सब होना ज़रूरी है, क्योंकि ये विदेशों से जो रुपया आ रहा है, पैसा आ रहा है, उससे देश का भी आय बढ़ रहा है, और जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका भी वृद्धि हो रहा है। और जब देखिए, जब तक आप व्यापार नहीं करेंगे तब तक वो देश का स्थिति और लो रहेगा, क्योंकि व्यापार करने से क्या होता है कि आपका बाहरी आमदनी आ रहा है। जब तक व्यापार नहीं करेंगे तो बाहरी आपका आंतरिक स्थिति ठीक नहीं होगा। तो कोई ना कोई व्यापार, जिसमें बाहरी, जिसमें नेपाल से, चाहे अमेरिका से, चाहे ब्रिटेन से, चाहे चाइना से, जैसे व्यापार होता है, तो कुछ आप दे रहे हैं, कुछ हम दे रहे हैं, तो वहाँ से कुछ कमा के आ रहा है, फिर इधर से जा रहा है, तो ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। वही बिगड़ जाएगा तो स्थिति देश का खत्म हो जाएगा ये। इस तरह यही समझना है कि व्यापार संतुलन क्या होता है और भुगतान संतुलन क्या होता है। 2 टॉपिक है, ये काफ़ी PVI है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। FDI क्या होता है, FPI क्या होता है, FII क्या होता है, बस यही क्वेश्चन बनेगा, कोई अर्थशास्त्री नहीं बना है ये। दृश्य मद क्या होता है, जिसको छू सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। और दृश्य क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। और एक पक्षीय भुगतान होता है जो गिफ्ट हो गया। मैंने बताया कि नेपाल, श्रीलंका जो मन है गिफ्ट देने के लिए दे दीजिए, या कोई भारत को देना चाह रहा है तो दे दो। इस तरह ये होता है ये। अब आगे दिखाते हैं आपको, देखिए क्या है, और क्वेश्चन है ये। बस यही 2 टॉपिक है, समझ लीजिएगा तो एकदम क्वेश्चन बनता रहेगा ये। देखिए, ये क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है। क्या समस्या है बताइए। व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी देश के आर्थिक विकास में प्रमुख जो है विदेशी व्यापार है। और भारत में और उसके बाहर सभी जो आयात और निर्यात को देश के विदेशी व्यापार का हिस्सा माना जाता है। इसलिए इसके संचालन में जो इसका केंद्र सरकार जो होता है, वाणिज्य मंत्रालय होता है, इसके देखरेख में होता है। तो भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है क्या, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। आयातों का रुपया भुगतान यह नहीं होगा, निर्यात की मात्रा में होने वाली वृद्धि नहीं होगा, यह व्यापार की प्रतिकूल शर्तें होगा। इसका यह ऑप्शन यही होगा। एग्जाम UPSC का क्वेश्चन है ये। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष का घटक नहीं है। चालू खाता, पूंजी खाता, सामाजिक खाता, आधिकारिक निपटान खाता। तो ये सामाजिक खाता नहीं हो सकता है ये, तो यही है, यही आंसर हो गया। देखिए, अब आगे समझते हैं। निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है, व्यापार का संतुलन कहते हैं। आयात और निर्यात में बताया है कि व्यापार का संतुलन होता है, निर्यात माइनस आयात होता है ये। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में चालू खाते का घटक नहीं है। चालू खाते का बताइए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, चालू खाते का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं है, चालू खाते में नहीं है, क्योंकि यह भारत का जो दृश्य हो गया, अदृश्य मद हो गया, और एकल वाला जो हो गया,
एकल पक्षीय भुगतान होता है तो ये होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं होता है क्योंकि एफडीआई में चला जाता है और पूंजीगत खाते में चला जाता है वो। अब देखिए ये मिलान वाला क्वेश्चन एक है, व्यापार का संतुलन क्या है, मिलान वाला ये व्यापार का संतुलन 1 के 4 होगा। देखिए देश के आयात और निर्यात का मूल्य होता है, व्यापार का संतुलन हो गया। अब 2 में देखिए चालू खाता, चालू खाते का कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आ चला जाएगा। वस्तु और सेवाओं का आयात और निर्यात, माल और सेवाओं का एक तरफा हस्तांतरण होगा, ये चालू खाता में आ गया। अब सी वाला बताइए, सी का भुगतान संतुलन, तो किसी देश के बीच आर्थिक लेन देन और निवासियों और अन्य देशों के निवासियों के बीच भुगतान संतुलन कहलाता है ये। अब देखिए और डी का क्या हो गया, डी का 2 हो गया, पूंजी खाता, यानी कि किसी देश की वित्तीय संपत्ति और देनदारियां हो गया तो पूंजी खाता हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भुगतान खाते की शेष राशि में स्थानांतरण भुगतान शामिल है जिनमें एक निम्नलिखित है, कौन सा है, चालू खाता। भुगतान खाते की शेष राशि में स्थानांतरण भुगतान शामिल है जिनमें एक निम्नलिखित है, तो चालू खाता हो गया ये। देखिए इसका है कि डिटेल पढ़ लीजिएगा, निर्यात में कौन कौन है, विदेशी ये पूंजी खाता में कौन है और आधिकारिक निपटान में कौन है। तो देखिए चालू खाता में क्या है कि माल सेवा स्थानांतरण भुगतान है, तो यही स्थानांतरण है, देख लीजिएगा। आयात में माल सेवा स्थानांतरण भुगतान है, ये प्राप्तियाँ हो रहा है ये, और ये जा रहा है, खर्चा हो रहा है। पूंजी जो होता है विदेशी देशों से उधार और विदेशी देशों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश होता है पूंजी खाता में, और विदेशी देशों को उधार और विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश होता है। देखिए दोनों हो गया, एक डेबिट हो रहा है, एक हो रहा है प्राप्ति हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ये। इसी तरह ये है विदेशी आधिकारिक होल्डिंग वृद्धि हो गया, इधर सोने की और विदेशी मुद्राओं के आधिकारिक भंडार में वृद्धि हो रहा है, ये देख लीजिएगा, ये इसका है। अब आगे देखिए माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है, व्यापार का संतुलन कहा जाता है। देखिए एक अर्थव्यवस्था के भुगतान के संतुलन है, खाली स्थान है, क्या है, तो देखिए पूंजी खाता भी होगा, चालू खाता भी होगा और भूल चूक लेनी देनी भी होगा, तो ऊपर के सभी हो गया, इसका आंसर सभी हो जाएगा ये। इस तरह क्वेश्चन बनता है व्यापार संतुलन से, और इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा 2-3 बार। एक बार मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ कि व्यापार संतुलन ट्रेड बैलेंस, किसी देश के साथ जो आयात और निर्यात के अंतर को कहा जाता है ट्रेड बैलेंस कहा जाता है, व्यापार संतुलन कहा जाता है। और भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक चालू खाता होता है और पूंजीगत खाता होता है। चालू खाता मतलब देश का जो चालू खाता होता है दृश्य मद, अदृश्य मद और एक पक्षीय भुगतान होता है, और पूंजीगत में होता है निवेश होता है, ऋण होता है, ये समझ गए। और इसी को एफडीआई कर लीजिएगा, 10% से ऊपर जो हिस्सेदारी लेगा विदेशी और भारत में कहीं भी ब्रांच लगा लेगा वो, उसे ही एफडीआई कहलाता है, और उससे जो उसका शेयर होगा 10% निकाल कर, जितना 10% से ऊपर है वो ले जाएगा वो। एफपीआई ये 10% नीचे रहेगा, और एफआईआई क्या है कि यह एफडीआई और एफपीआई में लेने में मदद करेगा, ये यही होता है। जैसे मैं गूगल के साथ टाई अप किया था जियो ने, देखते हैं गांव गली गली में टावर जियो का लग गया है, क्यों ना, तो ये अंबानी भी बहुत चालाक था, ये 9.99 दे दिया उसको, 9.99 शेयर दे दिया, क्योंकि हमारे बोर्ड मेंबर में नहीं बैठेगा, और बैठ गया तो हमारा निर्णय लेने की क्षमता वही ले लेगा, और जो बोलेगा उसका करना पड़ेगा, वो 10% से ऊपर है, इसलिए 9.99 उसको दिया गया। और जियो और उसका पैसा भी लेकर इन्वेस्ट भी भारत में कर लिया, और गली गली में जगह जगह पर हर जगह उसका टावर का व्यवस्था कर लिया, और नेटवर्क भी तगड़ा दे दिया। इस तरह ये अंबानी ने किया ये। ऐसे ही बहुत सारा कंपनी भारत में काम करती है और विदेशी नीति बनती रहती है, तो भुगतान संतुलन याद कर लीजिएगा और व्यापार संतुलन भी याद कर लीजिएगा। बस यही टॉपिक खत्म हो गया, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।